जो है वो जो है उस मैं पर जो रोशनी। जो मैं रिफ्यूजी की बात करूँ, बेसिकली हम रिफ्यूजी नहीं हैं, अच्छा। रिफ्यूजी नहीं है। रिफ्यूजी वो होता है जो दूसरे मुल्क से हुँ, आता है। यानी कि जैसे पाकिस्तान में हमने माइग्रेट किया हमने। हुँ, तो जो लोग 18 साल के बाद 65 में माइग्रेट हुए या 75 में माइग्रेट हुए, जो इन 2 जंगों के बीच में माइग्रेट हुए, हुँ, उन लोगों को हमारे साथ इन्होंने मिला दिया। हमारी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हुँ, हमारे में देखिए हम जब आए नंगे पाँव आए हुँ, और हमें हज़ारों के हिसाब से औरतें महामारी रह गई, बच्चे रह गए, हुँ। बूढ़े रह गए। भाई-भाई आपस में भाई एक-दूसरे भाई से चले जुड़ा। 50,000 से से ज़्यादा आदमी जो है हुँ, हमारा वहाँ पे मारा गया है जी। ऑटो उठा के ले गए, ऑटो के रेप हुए हमारे सामने। तो ये हमको उसी कैटेगरी में रखना है जहाँ 65 और 71 की कैटेगरी में जो लोग हैं, जो आर्मी ने उठा के अपनी गाड़ियों में लाए, बाइज़ लाए, बाइज़ उनको वहाँ बिठाया, उनको हमसे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है मेरे पास, उनकी रिकमेंडेशन है। अच्छा। उनके बड़े अफ़सोस की बात है हुँ, कि जो लोग 18-20 साल या 24 साल पहले बाद में आए, हुँ, उनको रिहैबिलिटेट बड़े अच्छे तरीके से किया गया है हुँ, और इन बेचारों को कुछ नहीं मिला सरकारी बलों को, जिनको हुँ। करना चाहिए था। और उस समय की सरकारों ने जो है वो कुछ चालबाज़ी जो है वो की। तो क्या इसमें कोई ऐसे हुक्मरान भी रहे कि जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ पर जो है मतलब जो करना चाहिए था, जो उनको करना चाहिए था वो ना कर कुछ और देखिए, कर। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो मुफ़्त में काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगता था, हुँ, 2-4 ऑफ़िसर 10 ऑफ़िसर बैठा देते, तो वो दिन भर के मतलब कैंपों में बैठ के आप कहाँ से आए हो, कितने लोग आए हो, कितने मारे गए, कितनी क्या-क्या जायदाद थी। तो उस वक़्त हमारे पुराने लोग जो लोग वो ज़िंदा थे, सब कुछ थे, वो बता देते उनको हुँ, और रजिस्ट्रेशन होती है कि कितने टोटल कितने लोग जो हैं, वो पीओ-जेके से माइग्रेट करके जम्मू कश्मीर में आए हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं वहाँ पर। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कोई हमारा जो नुकसान हुआ जायदाद का, उसका कोई वेरवा इन्होंने नोट नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। मिर्ज़ा मोहम्मद अफ़ज़ल बेग ने उसको कहा कि देखो भाई आप मेरे कोई समझदार लोग भी हैं जो मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग उजड़ के आए हो, हुँ। यहाँ रहोगे तो दोबारा उजड़ोगे। अच्छा। ये मिर्ज़ा साहब के अफ़ज़ल बेग साहब के और लफ़्ज़ है ये। हुँ। यहाँ रहोगे तो दोबारा उजड़ोगे। नंबर 2। मतलब आपका कहने का मतलब है जो वहाँ से जो वहाँ हिंदू सिख जो मैं आए थे। जो मैं कहना चाहता था हुँ, कि हुँ, वो लोग जो थे, उनके ज़हन में एक खाका बना हुआ था, एक रूपरेखा बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर को हमने इस्लामिक स्टेट बनाना है। हुँ, अगर ये लोग जो मार्शल लोग यहाँ पर रहेंगे, ये कल तो वो होने नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे लिए रुकावट पैदा होगी। हुँ, लिहाज़ा फिलहाल इनको जम्मू में जम्मू फेंको। में शिफ्ट करो। मैं कहा उनको ये हमारी रियलाइज़ेशन होनी चाहिए। तो शेख साहब ने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किए वो एक मैं तो ज़ाती तौर पे कदर करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और लीडर थे जम्मू कश्मीर के। और उन्होंने कहा कि देखिए आप लोगों के हाथों से जो मुसलमान के खून की बू आती है। अच्छा, ये यहाँ पे लफ़्ज़ इस्तेमाल ये किए। शेख अब्दुल्ला के ये वर्ड थे ये शब्द थे। आपकी जो बू आती है। कि आपके हाथों से मुझे मुसलमानों मुसलमान के के खून खून की की बू बू आती है। आती है। तो फिर लोगों ने कहा कि इसी तरह से मुसलमान के हाथों से हमारे खून की बू आती होगी। बिल्कुल, हैं? आप लोगों ने कहा कि वो हमने उन्होंने नहीं कहा। हैं? वो नहीं कहा कि अच्छा, मुसलमानों के वो नहीं हाथों कहा। से लोगों ने हिंदू कहा की, कि सिखों की जो है लोगों वो ने कहा आती कि है। जो कुछ लोकल लैंडर्स को ना, अच्छा, लोकल लैंडर्स को यहाँ के लोग चले गए थे। अच्छा। पर लोकल लैंडर्स को दो। हुँ, नंबर 2 उसको दो जिसके पास ज़मीन कम है, उसका गुज़ारा नहीं होता है। उसको दो। उसके बाद नंबर 3 दो आप 1947 के लोगों को। जो उधर से उजड़ के आए ये थे, जगह से आए। उनको तीसरे नंबर पे उसके रखा। ये तो मैं नहीं कह रहा, ये ऑर्डर कहता है। अच्छा, ये ये ऑर्डर उनको कहते हैं। उनको मतलब जिनके पास जिनका घर परिवार उजड़ गया, उजड़ जो गया सब जिनको खाली रोटी ना की ज़रूरत ज़मीन, ना है, रोटी, ना जिनके पेट कुछ, में रोटी उनको नहीं है, तीसरे नंबर पे। जिनके पास सिर्फ छत नहीं है, आसमान है, नीचे ज़मीन है। मैं उन लोगों की बात करूँ, उनको तीसरे नंबर पे रखा। थी उनके ज़हन में ये बात पक्की तरह पक गई थी, वो मैच्योर हो गई थी कि हमने जम्मू कश्मीर को मुस्लिम। इंडिपेंडेंट एक इस्लामिक स्टेट बनाना है हमने हुँ, और उसके लिए ये लोग वादा डाल रहे हैं। लिहाज़ा इन लोगों को इकोनॉमिकली कमज़ोर किया जाए ताकि धीरे-धीरे ये लोग यहाँ से निकल जाएँ बाहर। यहाँ से निकल निकल जाएँ। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हुँ, अब ईमानदार हो, मैंने बढ़िया याद उनको ये बात दी। हुँ, मैं कहा देखो फारूक साहब आपका एक अपना स्टेटस है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नहीं दुनिया के दुनिया अंदर। के कश्मीर का जो स्टेटस है उसकी वजह से आपका स्टेटस है, बिल्कुल। इंटरनेशनल स्टेटस है आपका। अगर आप ईमानदार हो, हुँ, अगर आप भारत सरकार को जाकर कहें कि मैंने इन लोगों को सेटल करना है, ये मेरे लोग हैं हुँ, और इन लोगों को इतना पैसा चाहिए आप मुझे दे दो। जब तक नहीं दोगे मैं कश्मीर वापस नहीं जाऊँगा। हुँ, तो मैं कहा कोई सरकार ऐसी नहीं जो आपकी बात ना सुने। कश्मीर जो प्रेज़ेंट है इंडिया के पास, इंडियन साइड ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, इसको अगर किसी ने बचाया है, बचाया तो 1947 के वो जो खाली हाथ लोग वहाँ से लड़के भेज आए, जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आए, अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दे के आए, उन लोगों की वजह से ये जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान के पास है। नहीं तो ये लखनपुर में आज ये बॉर्डर होना था हमारा ये। तो जम्मू कश्मीर को एक कंट्री के नाम पर बोला जाता था। करेक्ट। लेकिन एक दौर ऐसा आया 65 के बाद जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनने शुरू हो गए और हमारा देश जो है वो केंद्र जम्मू कश्मीर जो देश था वो चीफ मिनिस्टर बनना शुरू हुआ और चीफ मिनिस्टर की भागदौड़ जो है वो केंद्र सरकार पर जाने शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर की हम पिछले हुक्मरानों को तो इल्ज़ाम दे सकते हैं। क्या ये इल्ज़ाम केंद्र की उन सरकारों पर नहीं जाता कि उनके पास भी कई मेमोरेंडम्स जो गए हैं, जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे, जो गवर्नर आज रहा, जो यहाँ पर उसके बाद एलजी शासन भी हमने आज देख लिया है। लेकिन क्या केंद्र सरकारों की कोई ज़िम्मेवारी नहीं बनती थी बिल्कुल जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजीज़ को बनती लेकर? थी जिम्मेवारी। केंद्र सरकार के पास भी मतलब कई बार गया, इंदिरा गांधी के पास कई बार गया, वहाँ पंछी जी थे हमारे सीनियर लीडर थे, उन्होंने कई बार उससे हाँ, जो मीडिया है हुँ, वो अपनी जिम्मेदारी से एस्केप हो ही नहीं सकते हैं ये। हुँ।
उन्होंने कभी इसको ईमानदारी से कभी जम्मू कश्मीर सरकार को कहा ही नहीं, बल्कि वो हम सारी जिंदगी इसी में लगे रहे कि कश्मीर की सरकार जो है ये खुश रहे, जैसे करते हैं ठीक है, इनको सपोर्ट करते मतलब हैं, कश्मीरी खुश रहने वो चाहिए। खुश रहने चाहिए, और उसके लिए किसी को शिकार बनाना तो कोई बात नहीं है। जी, आपके फैमिली का जिस तरह मैंने नाम कहा बच्चन सिंह पंछी जो है बड़ा एक रहा, मैं उनके बारे में भी चाहूंगा कि हमारी जो जनता है, जो व्यूअर्स हैं, उनको इस नाम से भी हम जो है जानकार जरूर कराएं कि बच्चन सिंह पंछी किस तरह से रिफ्यूजीज कह लें या बॉर्डर डिस्प्यूट डिस्प्लेस्ड पर्सन कह लें, उनकी लड़ाई किस तरह से लड़े। देखो, कि मैं कई फोटोग्राफ्स हमने देखे इंदिरा गांधी के साथ। अब हमारे अजे भी ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ हैंड फैमिलीज ऐसे हैं ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਦਾ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 4 और 5 लाख की फैमिली, जिसका मैंने पीआर ऑफिस वाले ने दसिया कि 4-5 लाख फैमिली जी रहेगी है, वो रहेगी है, उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है जी। इसी तरह कुछ फैमिली ऐसी हैं जिन्हें को कोई मैंडेटरी रिकॉर्ड रखा रहना है, वो आइडेंटिफाई करना से वो मैंडेटरी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इतने लंबे स्पैन से सरकार की अनकैली करके वो रिकॉर्ड जो है बहुत सारी फैमिली का खुद बुर्द हो गया। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋalition ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਸ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਨ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਆਊਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4000 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ नहीं उन्होंने जनरल कटिया, उन्हें नहीं जगह किसको की मिला, किसको नहीं मिला, किसको किस मिलना चाहिए या नहीं मिला, कोई किसी जगह नहीं गए। अभी तक उन फैमिलीज को 5.5 लाख रुपया जो है वो पहली किस्त जो थी वो भी जो है वो नहीं मिल पाई, और सरकार ने सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं कि 26,000 फैमिलीज में से जिनको 5.5 लाख रुपया मिला है या नहीं, लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि हमने सबको जो है वो पैसा दे दिया। ये ऐसे नुमाइंदे अगर रिफ्यूजीज के रहेंगे साथ में तो यकीनन जो है कहीं भी दगा सरकार करने की कोशिश करेगी, तो ऐसे नुमाइंदे अगर होंगे तो यकीनन दगा जो है इतना आसान जो है वो नहीं हो पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जहां सरकार ये कहती है कि पीओजे के हमारा अंग है, हमारा हिंदुस्तान का अंग है और हम उसको लेकर रहेंगे, ये हम सुनते तो बड़ी देर से आ रहे हैं, आज भी सुनते आ रहे हैं, आपने खुद कहा कि 75 साल से हम ये सुन रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि आज जो पीओजेके से जो लोग डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ आए हैं, कई लोग वो वेल सेटल्ड हैं, अपनी अपनी जमीनें हैं, अपने घर परिवार हैं, परिवार पूरा अच्छी तरह से जो है, क्या वो लोग जब पीओजेके वापस ले लेता है हिंदुस्तान फ्यूचर में, तो क्या वो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ रहेंगे जाकर? ये जो कंपटीशन के बारे में हम नहीं दे पाएंगे आपको, उसकी वजह थी कि वो कहने अगर हम कंपटीशन देते हैं आपको तो पाकिस्तान का स्टेटस जो है पीओजेके के ऊपर जो नहीं वो रिकॉग्नाइज रहेगा कि हिंदुस्तान ने अपना क्लेम छोड़ दिया और यहाँ जो लोग हैं उनको सेटल कर दिया, तो वो पाकिस्तान का क्लेम जो है उस पर ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इंडिया का जो हिंदुस्तान पीओजेके लेने की बात करता है वो भी क्लेम जो है वो कम बढ़ेगा ना, सहमत नहीं करती कि जो वहाँ से वापस आएगा उसको हम रीअपडेट कर दिया, ठीक है, वो कहते हैं एक्ट हमारा पास हो गया, पास हुआ, उसके रूल रेगुलेशन बन गए, 5-6 साल रूल रेगुलेशन बनते रहे, और 77 मई में जो बजट है जम्मू कश्मीर सरकारी का उसमें वो पब्लिश हो गया। हमने कहा अब इसको इम्प्लीमेंट करो, जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो जनाब शेख साहब दोबारा स्क्रीन पे आ गए, सामने आ गए। अच्छा, उन्होंने फिर टाल शुरू कर दिया। 27 लाख कनाल जमीन इवैक्यूएट हुई है। अच्छा, पूरे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग चले गए ना, पीओजेके में चले गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक आंकड़ा और लिया जिसमें उन्होंने कहा कि 15,26,851 कनाल जमीन जो है वो वेकेट हुई है, ठीक है। तो इसी में से जमीन जो है जो लोग आए उनको दी गई, उसी में से दी गई, तो उसी जमीन को 15% जमीन जो है हमको अलॉट हुई। आप देख लीजिए जो 15 लाख का 15% कितना बनता है, 2-2.5 लाख बनेगा, है 2-2.5 लाख। बाकी जमीन अभी अवेलेबल है, आज भी जमीन अवेलेबल है, तो वो देते क्यों नहीं है सरकार? बस यही तो सरकार की बेईमानी है ना। अच्छा, आज भी अवेलेबल है, मतलब उस 15 लाख आज भी 2.5 लाख जमीन मैं बता दूं बताएगा। देखिए ये बड़ा उलझा हुआ मसला है। अब अगर एक एक करके सुनेंगे ना फिर आपको आपके सवालों का जवाब ऑटोमेटिक आपको मिलता जाएगा। एक चीज गुरुदेव जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, मैं एक चीज व्यूअर से जरूर अपील करना चाहूंगा, ये वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन इसमें आपको रिफ्यूजीज का, जिस तरह गुरुदेव जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक एक चीज सरकार की चालाकियां, सरकार की सोच और सरकार के झूठे वादे, वो चाहे वो जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हो, चाहे वो दिल्ली के तख्त पे केंद्र सरकार पे कान जिनके पास है नहीं, सुनने की ताकत नहीं है, और आवाज वो सुनना चाहते हैं या वो सुनना ही नहीं चाहते, हम यहाँ से जितनी मर्जी आवाज उन तक पहुंचा दें लेकिन वो आवाज सुनना नहीं चाहते, उसी का खामियाजा जो है ये डिस्प्लेस पर्सन जो है वो भुगत रहे हैं। इसलिए वीडियो लंबी जरूर होगी, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अगर आप सच में रिफ्यूजीज के मुद्दे के लिए जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि मुकम्मल जानकारी आपको मिले, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ सच जो है वो रिफ्यूजीज का निकल कर आया है, सरकारों की चालाकियां निकल के आई हैं, तो हर एक कोने तक, जम्मू कश्मीर से लेकर देश के हर एक कोने तक जो है उसको फैलाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यही इल्तिजा जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। उनकी अपनी नीति, उसके ऊपर 284 के तहत कैबिनेट ऑर्डर निकला, उनके बाद इनका कार्य वो भी मैं आर्डर काफी बताता हूँ, उसके तहत इन्होंने वो हमें पूरा माल बना दिया। ये 50 साल से ये आपने कहा कि 254C पर आपको मालिक बना दिया, तो ये फिर आज मुद्दा क्यों है कि ये आज जो है 254C का जो है मालिकाना हक नहीं है? जब ये जो आज ये बात बोली जा रही है, ये गलत बात बोली जा रही है। गलत हो रही है, जो मैं हम तो पहले से ही, आप पहले से ही मैंने 2-2.5 साल जो राइट हमको मिले थे
ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग राइट मिले थे या उन्होंने वो भी हटा दिया। वो भी हटा दी। वो भी हटा दिया। अरे तो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर आज जो लोग बैठे हुए हैं हाँ। उनके पास कोई राइट नहीं है, वो कोई मॉर्गेज नहीं कर सकते, उस लेटर के तहत ऑर्डर के तहत नहीं कुछ नहीं कर नहीं कर सकते। जब करेंगे वो तो ये ऑर्डर क्योंकि हमने कहा ये ऑर्डर वापस लो। आपने गुरुदेव जी एक बड़ी अहम चीज कही कि उस जो भी ऑक्यूपेंट टेंडेंसी जो थी वो लेजिस्लेशन बनी हुई थी, हाँ। उस ऑर्डर को लेजिस्लेशन ऑर्डर को वो किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकते थे? नहीं कर सकते ना ये तो तो ये कैसे किया इन्होंने? ये अपनी मर्जी मर्जी बाबू मतलब की जिसकी आपकी लाठी उसकी भैंस। जो जिसकी लाठी में पहुंचाने की कोशिश हो रही है रेफ्यूजियों को या नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही ये है? मैं देखो मेजॉरिटी ऑफ दी लोगों को ये उनके जहन में बात बिठाने की कि ये सरकार जो है ये उन लोगों के खिलाफ है, उनका राइट यहाँ खत्म कर दिया हमने। जैसे मंगल मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, बगिया चल रहा है, एज पोलिटिकल बात है, ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसमें यही एक बात थी कि ये इलेक्शन का दौर है, लोग कहेंगे भाई उनका राइट जो जो लोग चले गए फैलाई भी गई जो मुद्दा जो पब्लिक डोमेन में जो आम रेफ्यूजीज के माइंड में जो रहता है, जो रेफ्यूजी नहीं भी है उसके माइंड में भी ये रहता है यार कि 25 लाख रुपए जो है वो मिलना था। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने जो है वो 25 से 30 लाख रुपए का अमाउंट जो फिक्स किया था, लेकिन जब केंद्र सरकार भाजपा की आती है तो 5-5.5 लाख रुपया जो कुछ मिलता है। 30 लाख वाला और 25 लाख वाला दो रखे हो, सरकारी उनके लिए 30 लाख और उनके लिए 25 लाख 65-71 के लिए 25 25 लाख। लाख वो प्रपोजल। अब क्या बदमाशी कहाँ से हुई? देखो जो मैंने सोच बताई ना, सोच आज भी चलती है कहीं नहीं। कश्मीरी सेंट्रिक अब देखो अगर वो प्रपोजल इन टाइम चला जाता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एज जैसी जो कमिटमेंट की थी हमको तो हमारा काम 25 लाख में हो जाता, जितना भी मिलना उसमें हो जाता। इन्होंने प्रपोजल कब भेजा? अक्टूबर 2014 को, 20 अक्टूबर 2014 को प्रपोजल भेजा। अच्छा, तो नवंबर में इलेक्शन मतलब अगली सरकार पर छोड़ दिया। छोड़ दिया। जब वो प्रपोजल गया दिल्ली में, वहाँ वाजपेयी अपने मोदी साहब आ गए थे, मई 14 में ये आ गए, ठीक है नहीं। जब प्रपोजल वहाँ पर गया उन्होंने एज इट इज प्रपोजल को 7 अक्टूबर को ना 7 नवंबर को 14 को इलेक्शन थी, 7 नवंबर को प्रपोजल भेज दिया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दी। अजय भी ये ते होल्ड ते ही है ना कि ਜਿਹੜਾ 25-30 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 30 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਮ देंगे ना, सरकार की कोई कमिटमेंट नहीं है सर, सरकार की किसी कोई कमिटमेंट ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। मैं दसना सरकार ये जो मैनिफेस्टो बनाया ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੱਖੋ ना एनसी ने रखे ना पीजीपी जो फ्लैट रिफ्यूज हो गई ना, 1 to 1 मेरी गल उन्होंने कहनी मैं अपनी कमेटी रखूंगी तो मतलब जिन्होंने अप्रूव किया तो मैं रखूंगी, अदरवाइज नहीं ना उन्होंने रखा ना अल्ताफ बुखारी ने रखा, अपनी पार्टी ने रखा है, बाकी अपनी आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने रखा है। कांग्रेस ने एक रेफरेंस देता है, कांग्रेस कोई मतलब एमएलए है उनको बंदा होकर जी मैं जीत गया 29 लाख दूंगा, वो कोई मैटर नहीं करता। मतलब सिर्फ ये ही वोट जीतने वास्ते बयानबाजी है। जब तक एक रिलायबल सोर्स की कोई गल नहीं आती, एक जिम्मेदार शख्सियत कोई गल मुझे नहीं करती कि भाई तुम्हें 5.5 देता बाकी जो भी हो जाएंगे, तब तक गल समझ आ रही। इस तरह की कोई कमेटी या नेशनल लीडर ने प्रधानमंत्री या मिनिस्टर है या किसी ने भी नहीं देती। किसी ने कोई ਇਹ कमेटी ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? नहीं छड़ी क्यों छड़नी क्यों है? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 60 ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ब्यूरोक्रेसी है ना, उन्होंने कागज अकॉर्डिंगली बनाया है बनाया है। ਅਸੀਂ वन टाइम सेटलमेंट कर ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ। और 2017 महबूबा मुफ्ती सरकार ने बीजेपी सरकार ने ऑर्डर इशू करता जम्मू कश्मीर के अंदर कि इनमें सेटलमेंट हो गई है लिहाजा इन्होंने कोई क्लेम किसी भी किस्म का हो उन्होंने सरकार इंटरटेन नहीं करी इन्होंने सेटलमेंट कर दिया। मैं राजनाथ सिंह मिला दिल्ली के अंदर 2018 की गल है, मैं वो ऑर्डर की कापी जरा उन्होंने ऑर्डर किया 2000 को भी कापी सारी कापी में जाके मैं राजनाथ जी आपने तो हमें ये कहा था कि आप एक्सेप्ट करो हम आपको पैसा देंगे, तो ये ऑर्डर आपके ठीक है। फिर राजनाथ सिंह जी ने कहना यार ये ब्यूरोक्रेटिक जो लोग होते हैं अपनी की तरफ मत दो, ये निकाल जो निकालते निकाल देखो पॉलिटिकल ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ उन्होंने कहा सोने फरने पे जो ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ दिस इज व्हाट ही सेड उन्होंने कहा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੱਢੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੋ ਵਰਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਲੀਗਲੀ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੀਗਲੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਜਦ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬੰਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਬਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ
ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਲਾਓ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਉਹ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਮੀਨੇਟ 5 ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਸੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਓਜੇਕੇ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैंने कहा ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਜੀ मैं अपना रिफ्यूजी नेता तैयार करना या कांग्रेस के मैं करना या पीडीपी की मैं करना या बीजेपी मैं कहਦੀ मैं ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਮੈਤ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ 2002 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 9 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ।